ओके, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज़ इन द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ ऑफ डिस्कशन। तो जब आपने कंपैरिजन करना है, आपने अगर आपके रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन दैट। आपने उसमें वो नहीं करना है लाइक हम ये बात ना करें और इसको मॉडिफाई कर दें या हमारे रिजल्ट्स गलत। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन रिसर्च, कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है। अगर आपने टेस्ट ठीक तरीके से अप्लाई किया और आपने मेथोडोलॉजी ठीक सेलेक्ट किया तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आपके रिजल्ट अगर उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंस बहुत सारी चेंजेस डाल देते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके रिजल्ट है आपने ऑनेस्टली रिपोर्ट करने हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और अब बाद में आपने उसको जस्टिफाई कर देना है कि लाइक हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट थी जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट डिफरेंट आ गए, या कुछ भी हमारा सैम्पल साइज़ कम था, या जो भी है आप उसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टडी डिज़ाइन और स्टडी पॉपुलेशन। आप उसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। अगर उसके साथ हैं सेम वही आ रहे हैं जो कि प्रीवियस स्टडीज़ में हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, तो आप उसको जो है उसको भी आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई ये कहते हैं हमारे उसके साथ हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सेम थी, या जो भी है इस तरह करके आप इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। वो जो 3-4 लाइनें होती हैं वो आपने उसके अंदर लिख देनी होती हैं प्रीवियस स्टडीज़ के कंपैरिजन करके। एक पॉइंट आपने उसके अंदर जो है ना एक्सप्लेन करना होता है। लाइक अगर फ़र्ज़ करें आपके क्वेश्चन के 4 या 5 सेक्शन थे तो 4 या 5 सेक्शन के ही बातें आपने जो है ना डिस्कस करनी है इन कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज़। आपने एक उसका जो है ना जो आपका सिग्निफिकेंट आपका वेरिएबल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है प्रीवियस स्टडीज़ से कंपेयर करके, चाहे वो सेम भी है फिर भी आपने करना है। अब 5वां हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस में आपने सबसे पहले जो हमारी कॉमन लिमिटेशन आ जाती है वो तो यही आ जाती है कि लाइक सैम्पल साइज़ हमारा कम था, एक सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई हो रही थी, पूरा हमने लाइक इन जनरल इन हॉल करके नहीं लिया। तो उस तरह करके आपने बता देनी होती है लिमिटेशंस अपनी स्टडी की। अगर इससे ज़्यादा भी अगर कोई लिमिटेशंस हैं जो कि आपकी स्टडी में आ रही हैं, यू नो बेटर, आपको बेटर पता होगा कि क्या कहते हैं क्या क्या लिमिटेशंस आ रही हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी डिज़ाइन, तो आपने वो स्टडी डिज़ाइन के हिसाब से अपनी वो लिमिटेशन बता देनी है 3 या 4 के मेरी स्टडी में ये लिमिटेशन हैं जो जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सकती है, बल्कि की जानी चाहिए, जो कि इसको ओवरकम कर सके और ताकि रिजल्ट्स को फर्दर कंसोलिडेट कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन में आपने ये बताना होता है कि लाइक आपके जो रिज़ल्ट्स आए हैं अगर उनको पॉलिसी मेकर्स देखेंगे तो हाउ विल दे यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स। ठीक है, जिस तरह आप फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं मैंने रिसर्च की है जिसमें मैंने पीपीई का यूज़ कंपेयर किया है इन वेरियस कोविड पॉपुलेशन। अब मैं कहती हूँ कि यार पीपीई जो जिन्होंने यूज़ किया है ना डॉक्टर्स ने, उनका कोविड के साथ एक्सपोजर कम हुआ है। ठीक है, अब कंक्लूजन में आपने ये नहीं बताना कि पीपीई का यूज़ से हमारे पास कोविड का एक्सपोजर कम हुआ है, दैट फॉल्स अंडर योर रिजल्ट। अब आप समझें कि आपने फ़र्ज़ करें ये प्रेजेंट किया आपने रिजल्ट एक पॉलिसी मेकर को, हाउ विल ही मेक अ पॉलिसी। तो आपने यहाँ पर एक पॉलिसी इंप्लाई करनी होती है लाइक विल इंकरेज द यूज़ ऑफ पीपीज़ इन क्या कहते हैं ना इन कोविड वार्ड्स, ताकि जो है इनको यूज़ किया जा सके। आपने ऐसे नहीं बताना कि लाइक इससे कम हुआ है, रिजल्ट नहीं आपने बताना, आपने एक पॉलिसी बतानी है यहाँ पे कि हम ऐसे करेंगे, इस चीज़ को ऐसे हम इम्प्लाई करेंगे। ठीक है, और आपने इसमें बड़ी मतलब मस्ट का वर्ड भी आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, जस्ट एक सजेशन देनी है आपने, पोलाइटली एक सजेशन आपने सजेस्ट करनी है, और इट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 लाइन। बहुत ही कंसाइज होना चाहिए आपका कंक्लूजन जो कि हर चीज़ को आपके कवर कर रहा हो, जो भी आपके रिजल्ट है बहुत कंसाइज करके आपने बताना होता है। तो ये आगे हमारे पास राइटिंग एंड आर्टिकल के सारे स्टेप्स, और आपने इस तरह कंसाइज करके लिखना है। बाकी वर्ड लिमिट भी होती है, लाइक वो काफ़ी लंबा काम चला जाना, लेकिन दिस इज़ इन थॉरली यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेफरेंस मैनेजमेंट। अब जो रेफरेंस है ना वो आपने उनको लिंक करके लिखना होता है। उसके लिए हम वेरियस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक तो मेंडले होता है और एक एंड नोट होता है। जो मेंडले है वो फ्री सॉफ्टवेयर है और जो एंड नोट है वो पेड सॉफ्टवेयर है। तो आई विल इनकरेज यू टू यूज़ मेंडले। वैसे मैं खुद एंड नोट यूज़ करती हूँ, मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर है, लेकिन अगर आपको मतलब मेंडले जो इजीली अवेलेबल है मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप वो यूज़ करो, क्योंकि बाद में अगर आपने ग्रुप में भी काम करना है तो वो हर बंदे के लिए इजीली अवेलेबल होगा। अगर आपके लिए आप एंड नोट अफोर्ड कर भी लेते हो तो बाकियों के लिए, हर किसी बंदे के लिए नहीं होता, तो एज अ टीम आपके लिए मेंडले बहुत बेटर रहेगा। मेनली सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपने यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखनी है, इतना मुश्किल नहीं है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना, और उससे आपने रेफरेंस मैनेज करके मतलब आपने ना मैनेज करके लिखने होते हैं। जैसे आप ना अपने वर्ड के साथ एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप मेंडले को कोलैब कर लो अपने वर्ड के साथ, तो आपने वहाँ से उसको कोलैब कर लेना, और फिर आपने जो है ना वो जो है ना वर्ड के ऊपर ही आपका मेंडले ओपन हो जाता है, और साथ ही आप जो है ना उनको वहीं रेफरेंसेस को सिंक कर लेते हो उसके साथ ही। लाइक वो इस तरह आ जाता है कि लाइक एक लाइन आपने मेंशन की है, फर्स्ट करो वो रेफरेंस नंबर 1 से है, आप 1 के ऊपर क्लिक करोगे वो नीचे रेफरेंस में उसी रेफरेंस पे आपको ले जाएगा। तो लाइक इस तरह वो जो है ना सिंक हो जाता है, और लाइक ये जर्नल्स का रूल भी होता है कि आप इस तरह से सिंक करके भेजें थ्रू रेफरेंस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मेंडले वगैरह यूज़ कर लो, दैट विल बी अ गुड वन। और ये प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, इसके अंदर 2 नंबरियाँ वगैरह नहीं लगानी कि गूगल स्कॉलर से आप देख के कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, लाइक दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने रिसर्च एथिक्स को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक स्टैंडर्ड के मुताबिक रखना है तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप मेंडले के साथ करके फिर करो।
अच्छा, तीसरा हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन ऑफ जर्नल आपने कैसे सेलेक्ट करना है। जर्नल सिलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन डिमांड एंड द डिमांड्स ऑफ योर टीम। जैसे फ़र्ज़ करें हमने एक आर्टिकल लिखा है एंड माई टीम वांट्स टू गेट पब्लिश्ड इन अ पबमेड इंडेक्स जर्नल। अब कुछ जर्नल हैं जो कि पबमेड इंडेक्स नहीं होते हैं, कुछ है पबमेड इंडेक्स होते हैं। पबमेड इंडेक्सेशन इज़ अ गुड थिंग। तो आपने ऐसा ही जर्नल ढूंढना है जो कि पबमेड इंडेक्स्ड हो। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कुछ लोग होते हैं जो USMLE वगैरह कर रहे होते हैं, दे वांट टू अप्लाई इन मैच, उन्हें 2 से 3 माह में जो है ना पब्लिकेशन चाहिए। अब आपने ऐसा जर्नल सेलेक्ट करना है जो कि 2 से 3 माह में आपको पब्लिश कर देता है आफ्टर एक्सेप्टिंग योर आर्टिकल। क्योंकि अगर आपने एक जर्नल में आर्टिकल सबमिट करवा दिया, जब तक वो जर्नल रिजेक्ट नहीं करेगा आप उसे कहीं भी सबमिट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। डैट इज़ नॉन एज डुप्लीकेट सबमिशन। और इसकी बेस पे जो आपके ऑथर्स हैं और को ऑथर्स हैं वो बैन भी हो सकते हैं कि यू हैव अर्लियर सबमिटेड इन दिस जर्नल एंड नाउ यू आर अगेन सबमिटिंग इन टू अनदर जर्नल। तो आपका आर्टिकल भी बैन हो जाता है और आपके को ऑथर्स जो हैं और आप ऑथर्स जो हैं वो भी सब बैन हो जाते हैं। स्पेसिफिक जर्नल से फिर जो आगे से जिस तरह एल्सेवियर है उसका पूरा ग्रुप ऑफ जर्नल्स है, तो आप उन सब से बैन हो जाओगे। तो इसलिए जो है ना, इसलिए ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आउट ऑफ हरीनेस इस तरह नहीं करना है कि आप जो है ना डुप्लीकेट सबमिशन कर लो। इसलिए आपका जर्नल पहले से ही ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि आपकी कंसिडरेशन के मुताबिक हो। आपने उसका टाइम देखना है कि पब्लिकेशन टाइम उसका कितना है, जब आप सबमिट करवाते हो तब से लेके पब्लिश होने तक वहाँ कितना टाइम लगता है, पबमेड इंडेक्स्ड है कि नहीं है। फिर दूसरा जो हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है APCs, आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस, खासतौर पर इंटरनेशनल आर्टिकल्स के लिए। अगर आपने इंटरनेशनल को अप्रोच करना है तो वहाँ बहुत महंगे आर्टिकल मतलब पब्लिश होते हैं, लाइक $500, $1000। कुछ पे आपको जो है 50% ऑफ मिल जाता है, कुछ पे आपको 50 से मतलब इससे ज़्यादा भी आपको ऑफ मिल जाता है। लेकिन आपने ये चीज़ भी नज़र में रखनी है कि आप और आपके जो को ऑथर्स हैं, आर दे विलिंग टू पे दिस मच, के वो इतना पे कर सकते हैं। तो आपने फिर ही जो है उसको आगे जो है ना प्रोसीड करना है। इन सब चीज़ों को आपने नज़र में रखना है, पब्लिकेशन टाइम को, दूसरा क्या कहते हैं आपके APCs को, तीसरा क्या कहते हैं कि वो इंडेक्सेशन उसकी कहाँ पे है कहाँ नहीं है, और तीसरा एक और हमारे पास चीज़ होती है जर्नल जो है ना लाइक पैसे लेके पब्लिश कर देते होते हैं रिसर्च, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रीडेटरी जर्नल बोलते हैं इन्हें, कि वो आपकी जो है ना उनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर इतना कोई ख़ास नहीं होता है। तो प्रीडेटरी जर्नल की एक लिस्ट है जो कि पड़ी होती है, जो कि आप गूगल से खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। आपने जर्नल सेलेक्ट करने से पहले और सबमिशन से पहले एक बार उस लिस्ट से भी वेरीफाई कर लेना है कि आपका जर्नल जो इसमें आप सबमिट करवाने जा रहे हो वेदर फॉल्स इन दिस वन और नॉट। क्योंकि अगर आप उसमें करवाते हो तो चाहे आप बिल्कुल लाइक इनोसेंट भी हो, आपने कुछ ऐसा ना भी किया, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बजाय आपको फ़ायदा देने के रिसर्च उल्टा आपके लिए नेगेटिव साइड पे जो है ना आपके लिए चली जाती है, नुकसान देती है उल्टा आपको। क्योंकि आप उसे जहाँ भी प्रेजेंट करोगे वहाँ पूछा जाएगा, आपकी रिसर्च वर्क, आपकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ एक डाउट में चला जाएगा नेक्स्ट पर्सन के सामने। ये आ गया हमारे पास सेलेक्टिंग जर्नल आर्टिकल, हाउ टू गेट इट पब्लिश का ये सारा आ गया कि आपने इसका जर्नल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने वहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन होता है जर्नल की वेबसाइट पे, मेक अ सबमिशन। वहाँ आप जाते हो, वहाँ आप जाके अपनी रिसर्च सबमिट करवाते हो। आपको टेक्स्ट अलग करना पड़ता है, कवर लेटर जिसे बोलते हैं वो आपको अलग से लिख के देना पड़ता है, जिसमें आपके क्या कहते हैं सारे ऑथर्स के नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू योर विद योर एफिलिएशन, अकॉर्डिंग टू योर नंबर के, लाइक फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर ऑर्डर से आपने नाम लिखने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने टेबल्स अलग करके देने होते हैं, फिगर्स हैं वो आपने अलग करके देने होते हैं। अगर आपका ओरिजिनल आर्टिकल है तो आपको IRB अप्रूवल अटैच करना पड़ता है साथ में। फिर उसके बाद आप जो है ना उसको वहाँ सबमिट करवाते हो। सबमिशन करवाने के बाद जो है फिर उसके बाद हर जर्नल का अपना टाइम होता है। कोई आपको 2 वीक्स में बता देता है कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, या अगर हो गया तो फ़लाँ चेंजेस आपको करनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएं ये चेंजेस करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो भी हमारा डिसीजन होगा। तो इस तरह जो है ना हर जर्नल के लिहाज से वो डिफरेंट होता है। ये आपने ये भी चीज़ माइंड में रखनी है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग राइटिंग एन आर्टिकल फ्रॉम सिलेक्टिंग अ टॉपिक टू गेटिंग इट पब्लिश्ड। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, हाउ टू गेट गोइंग, उसमें ये है कि रिसर्च इज़ अ हेक्टिक थिंग। पूरा एक ये जर्नी है जो कि बहुत हेक्टिक जर्नी है। आप लोग बहुत जल्दी से थक जाते हो कि लाइक आई एम पुटिंग माई एफर्ट इनटू इट एंड आई एम हैविंग नो रिजल्ट्स ऑफ इट, कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। लाइक आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग फॉर लाइक 2 years एंड नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल पब्लिकेशन। सो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। इफ़ यू आर वेरी डेडिकेटेड यू विल स्टे टूवर्ड्स इट। तो आप इसके साथ लाइक लगे रहोगे एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड। लाइक व्हेन यू आर अबाउट टू क्विट यू डोंट हैव टू क्विट एट द सेम एग्जैक्ट पॉइंट। जिस टाइम पे आप सोचो कि नहीं यार बस अब मैं रिसर्च बंद करने लगा हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू हैव टू स्टिक टू इट। उसी टाइम पे अगर आपने हिम्मत ना हारी तो यू विल गेट अ पब्लिकेशन फॉर श्योर। काम बस आपने करते रहना होता है। पब्लिकेशन टेक्स टाइम, आपकी टीम पे डिपेंड करता है कौन किस टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या है क्या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि आप आर्टिकल पूरा कर लेते हो, कोई सबमिट नहीं कराते, लाइक हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसिस हैं जो इसके लिए आते हैं, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ नॉट टू लूज़ योर हार्ट, कि अपना
हिम्मत नहीं हारनी है, आपने बस लगे रहना है एंड यू विल इवेंचुअली गेट अ पब्लिकेशन, आ पब्लिकेशन और मोर देन वन पब्लिकेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना है, टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इन समवन्स जर्नी you might get a publication like in 3 months or something like that. Like I got my almost 3 publications, 3 to 4 publications after a work of like 4 to 5 months. But there are some person who don't even get a publication after working for 3 to 4 years. So it's depend on your journey, on the people you are working with. तो आपका वर्क इन्वायरमेंट इसके लिए बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, आपको कोई मेंटोर मिला है या नहीं मिला, कोई सीनियर आपके कैसे, जो आपकी टीम है वो कैसी है, एक एक चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों पे आपके ना डिपेंड करता है। जैसे आप रिव्यूअर को भेजते हो, वो अक्सर 2-3 माह लगा देते हैं रिव्यू करके भेजने में, फिर भी आप कोई मिस्टेक बता दें, आपका आर्टिकल रेडी टू पब्लिश होने में, रेडी टू सबमिट होने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद अगर पब्लिकेशन में टाइम लग जाता है तो लाइक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना है एंड यू विल गेट अ पब्लिकेशन आउट ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास आगे व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च शुड बी सिलेक्टेड। अब इसके अंदर मेरी सजेशन ये है कि जिसने पाकिस्तान में रहना है, अगर लाइक यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान एंड यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, लाइक यू वांट टू डू FCPS एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपको जो है ओरिजिनल आर्टिकल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे CIB में ओरिजिनल आर्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके ओरिजिनल आर्टिकल नहीं है, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर FCPS, तो दीज आर 0 फॉर इन देयर विजन, तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। आपको ओरिजिनल आर्टिकल करना है। इवन आई थिंक केस रिपोर्ट के भी मार्क्स नहीं होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, या आप देख लीजिएगा CIP की अपडेटेड गाइडलाइंस में, तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा केस रिपोर्ट के होते हैं मार्क्स के नहीं हुए, को ओरिजिनल कंसीडर होते हैं कि नहीं। एज़ फार एज आई नो वो ओरिजिनल आर्टिकल्स में कंसीडर्ड नहीं होती है। तो अगर आपका जब भी प्लान है, मतलब 2 से 3 साल का ज़रूर गैप रखिएगा। ओरिजिनल आर्टिकल पाकिस्तान में पब्लिश होने में बहुत टाइम लेते हैं, तो हम पाकिस्तान में रहना तो आप ओरिजिनल आर्टिकल करो। दूसरा, गेट इट पब्लिश्ड इन पाकिस्तानी जर्नल्स, एंड टू गेट इट पब्लिश्ड इन पाकिस्तानी जर्नल्स यू विल हैव टू हैव कॉन्टैक्ट्स विद प्रोफेसर्स, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में दिस इज़ अ कल्चर, आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नॉट, बट names are preferred, big names are really preferred. अगर आप just a couple of students और a group of student is applying for publication in the same journal, तो वो बहुत टाइम ले जाएगा, लाइक 2-2 साल तक का टाइम होता है, जैसे JCPSP वगैरह में। तो आपको जो है मतलब ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी की मेंटरशिप ले लो पाकिस्तान में, अगर आपने रहना तो बहुत बेटर होता है। चाहे आप थोड़ा सा टाइम लगा कर लो, चाहे वो बंदा आपको गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, स्टिल बेटर टू हैव समवन एज योर मेंटर, क्योंकि वो आपकी पब्लिकेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर आपका बाहर का प्लान है तो फिर आई विल सजेस्ट यू मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। उसके अंदर ये सीन है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में आपके मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू चले जाते हैं, जो कि आपकी CV पे बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपके जितना अच्छा आपका इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल का, उतनी अच्छी आपकी CV कंसीडर होती है, उतनी आपकी रिसर्च वर्दी कंसीडर होती है, ठीक है, उतनी आपकी साइटेशंस वगैरह आती हैं। तो इसलिए जो है बेटर टू, अगर आप बाहर जाए तो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू देख लो। एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू गेट योर आर्टिकल पब्लिश्ड, ओरिजिनल आर्टिकल पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल, तो उसके लिए ये सीन है कि पहली बात तो इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे ओरिजिनल आर्टिकल का पब्लिकेशन रेट बहुत लो है, क्योंकि तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो डाटा फैब्रिकेट कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, रिजल्ट चेंज कर देते हैं जस्ट टू गेट देयर डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो उसकी वजह से उन्हें तो आइडिया हो जाता है कि लाइक डाटा इज़ मैनिपुलेटेड, तो वहाँ से आपका आर्टिकल जो है रिट्रैक्ट हो जाता है और फिर बाद में क्या कहते हैं आपको मसला होता है। और दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च एथिक्स नहीं है कि आपने किस तरह से रिसर्च करनी है। तो जब आप इंटरनेशनल पब्लिश करवाते हो तो आपको इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक पाकिस्तान इज़ वेरी नोटोरियस फॉर ऑल सच स्टफ, इवन के लाइक जर्नल से बैन हो जाते हो, खाली आपने आपके पूरे इंस्टीट्यूट को बैन कर देते हैं कि नो पर्सन, नो स्टूडेंट, नो प्रोफेसर, नन फ्रॉम दिस कॉलेज कैन मेक अ सबमिशन और कैन गेट एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन आवर जर्नल। तो इस लिहाज से भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने पाकिस्तान रहना है तो ओरिजिनल आर्टिकल करो और उसे पाकिस्तानी जर्नल में पब्लिश कराओ आफ्टर गेटिंग अ मेंटरशिप ऑफ सम प्रोफेसर। और अगर आपने बाहर जाना है तो मेटा एनालिसिस करो, सिस्टमैटिक रिव्यूज़ करो, कॉन्टैक्ट वेरियस MDs जो कि वहाँ पे हैं एंड दे आर इनटू रिसर्च, ट्राई टू डेवलप सम कॉन्टैक्ट्स देयर, क्योंकि नेम्स तो वहाँ भी चलते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स आप डेवलप करो, MDs को कॉन्टैक्ट करो, उनसे रिव्यू करवाओ, उनके नेम ऐड करो एंड गेट योर आर्टिकल पब्लिश्ड इन एज मच हाई इम्पैक्ट फैक्टर एज मच एज यू कैन। दैट इज़ द परफेक्ट थिंग।